चलो अभी ये अपना नेक्स्ट पार्ट है अमालगमेशन का। ये अमालगमेशन का कॉमन कंट्रोल। ठीक है। एज 14 में इसको मर्जर करके बोलते थे। ठीक है। अमालगा ये इंडेस 103 में इसका मर्जर करके कोई नाम नहीं। तो अमालगमेशन को भी कभी कभी मर्जर बोलते हैं, यानी कि वर्ड सब्स्टिट्यूट वो लोग यूज करते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉमन वर्ड है, इसको अमालगमेशन बोलो या मर्जर बोलो, दोनों एक ही है। लेकिन एज 14 में अमालगमेशन अलग था, मर्जर अलग था। ठीक है। अब वो कंसेप्ट यहाँ से निकाल दिया। तो लोग ने वर्ड यूज किया है अमालगमेशन का कॉमन कंट्रोल। और इसके लिए जो अकाउंटिंग का मेथड है उसको बोलते हैं पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ठीक है। तब इसमें होता क्या है कि सपोज कोई एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसके दो सब्सिडरीज है, सपोज पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। ठीक है। ये दोनों इसकी सब्सिडरीज है। होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड है। ठीक है। अब सपोज या तो पी क्यू को टेक ओवर कर रहा है, या तो क्यू पी को टेक ओवर कर रहा है, या तो दोनों मर्ज होके नया कंपनी बना रहे पी क्यू लिमिटेड। पी क्यू को टेक ओवर करेगा तो क्यू बंद होगा, पी कंटिन्यू करेगा। क्यू पी को टेक ओवर करेगा तो पी बंद हो जाएगा, क्यू कंटिन्यू करेगा। और अगर दोनों मर्ज होके नया कंपनी बना रहे तो दोनों बंद हो जाएंगे और नया कंपनी बनेगा पी क्यू। तीनों केस में जो कंपनी का नया ऑनर है वो ए लिमिटेड ही रहेगा। ठीक है। कैसे? अगर पी ने क्यू को टेक ओवर किया तो पी क्यू को शेयर इश्यू करेगा। वो शेयर क्यू अपने शेयर होल्डर्स को देगा। उसका शेयर होल्डर कौन है? ए लिमिटेड। यानी कि पी का शेयर किसको मिला? ए के पास। यानी कि पहले भी पी उसके ऊपर ऑनरशिप ए का था, टेक ओवर के बाद भी ऑनरशिप ए का ही है। तो है तो एक ही कॉमन कंट्रोल के अंदर ना। ठीक है। पी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है अभी भी। वो अभी भी ए जैसे बोलेगा वैसे ही वो काम करता है। ठीक है। वैसे सेम वे क्यू अगर पी को टेक ओवर करेगा तो क्यू को जो शेयर्स मिलेगा वो ए को दे देगा। तो वापस क्यू के ऊपर ऑनरशिप किसका है? ए का ही है। और अगर ये दोनों बंद हो गए, पी क्यू बना, तो पी क्यू अपना शेयर देगा पी को। वो किसको मिलेगा? ए को। पी क्यू अपना शेयर देगा क्यू को। वो किसको देगा? ए को। यानी कि ऑटोमेटिकली पी क्यू के ऊपर ऑनरशिप किसका आएगा? ए का। तो पहले जो बिजनेस को मैनेज कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, वही एंटिटी अमालगमेशन करो, डीमर्ज करो या कुछ भी करो, अभी भी कंट्रोलिंग पावर ए लिमिटेड के पास ही रहेगा। तो इसे अपन बोलते हैं अमालगमेशन का कॉमन कंट्रोल। ठीक है। अब ये पब्लिक को दिखाने के लिए वो लोग ऐसा बता दें कि पी और क्यू का मर्ज हो रहा है, या पी क्यू को टेक ओवर कर रहा है, क्यू पी को टेक ओवर कर रहा है। रियल सेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग पावर अभी भी रिमोट कंट्रोल ए के पास है, वो बटन दबाता है, पी और क्यू काम करते हैं। पॉइंट आया समझ में? तो ऐसे केसेस में अमालगमेशन अगर तुम लोग करने को जाते हो तो वो प्योरली मैनिपुलेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पी प्रॉफिट मेकिंग है, क्यू लॉस मेकिंग है। अब ये दोनों का प्रॉफिट ए लिमिटेड के प्रॉफिट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि ऑनर तो ये है ना। ठीक है। तो ये ए लिमिटेड ने क्या गेम खेला, उसे बोला कि पी क्यू को टेक ओवर कर लो। टेक ओवर किया तो लॉसेस और रिजर्व टेक ओवर नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली इसका लॉसेस बुक से निकल गया। इससे सिर्फ असेट्स को टेक ओवर किया, असेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो ऑटोमेटिकली क्यू का जो लॉसेस ए के प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा था, वो लॉसेस वाला पार्ट निकल गया बुक से। समझा? तो ये तो प्योर मैनिपुलेशन है। अभी भी बिजनेस तो वही है ना, क्यू अभी भी अपने पास ही है, सिर्फ उसका असेट अभी पी के बैलेंस में चला गया है, और पी के ऊपर ऑनरशिप अभी भी ए का है। ठीक है। तो ये ऐसे सब मैनिपुलेशन वगैरह तुम लोग इंटरनल करोगे तो इंडेस उसको अलाउ नहीं करेगा। तो इंडेस ने ऐसे केसेस को कवर करने के लिए पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अप्लाई करने को बोला। ठीक है। तो ये पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कभी अप्लाई करने का, जब ये पहले बिफोर अमालगमेशन जो कंट्रोलिंग पावर था, आफ्टर अमालगमेशन भी कंट्रोलिंग पावर अभी भी एक ही एंटिटी के पास है, तो उसको बोलेंगे अमालगमेशन का कॉमन कंट्रोल। ठीक है। इसका मैं दूसरा भी एक एग्जांपल बनाता हूं। अगर ए लिमिटेड, उसका सब्सिडियरी बी लिमिटेड, ये सब्सिडियरी है, ये होल्डिंग है। ठीक है। और ए बी को टेक ओवर करेगा, तो पहले बी के ऊपर किसका कंट्रोल था?
ए का। अभी बी अगर ए ने खरीद लिया तो भी ऑनर तो ए का ए ही रहा ना, तो एक्चुअली कुछ अमालगमेशन हुआ ही नहीं। पहले भी वही ऑनर था और टेक ओवर के बाद भी वही ऑनर है, तो इसे भी अपन बोलेंगे अमालगमेशन का कॉमन कंट्रोल। समझा? लेकिन अगर ये दो अलग अलग कंपनीज है, ठीक है, और ए बी को टेक ओवर करता है, तो वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो उस पे अमालगमेशन का जो रेगुलर एंट्रीज है वो दोनों कवर कर। ठीक है। तो अगर सपोज इसके पास ऑलरेडी 90% शेयर्स है, ए के पास बी का, और बी को ए ने टेक ओवर किया, ठीक है, तो ये अंडर कॉमन कंट्रोल में काउंट होगा, क्योंकि बिफोर अमालगमेशन बी, बी का ऑनर ए था, आफ्टर अमालगमेशन तो वो ऑफिशियल ऑनर हो रहा है, तो कंट्रोलिंग पावर में कोई चेंज नहीं है। बी के ऊपर जो कंट्रोल पहले था वो अभी भी कंटिन्यू करेगा, तो इसको भी अमालगमेशन का कॉमन कंट्रोल करके काउंट करेगा। तो ऐसे 90% ऐसा जरूरी नहीं है, 60% भी रहेगा, मोर देन 50%। होल्डिंग सब्सिडी बनने के लिए 51% चाहिए, 51% भी रहेगा तो भी कॉमन कंट्रोल में काउंट हो सकता है। पता चला? ठीक है। अब ये पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हम लोग करते क्या है, तो सबसे पहले पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट के कुछ रूल्स याद रखो। फर्स्ट, ऑल असेट्स इंक्लूडिंग लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एज वेल एज all liabilities, including reserves, but excluding equity share and preference share, will be taken over at book values. असेट में हर असेट, उसमें अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, उसको भी टेक ओवर करना है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट रेशियो, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, वो भी टेक ओवर करना है। पूरा असेट टेक ओवर होगा। बैलेंस शीट में गुडविल है, गुडविल भी टेक ओवर होगा। और सब कुछ टेक ओवर कौन से प्राइस पे होगा? बुक वैल्यू पे। कुछ भी रिवाइज वाले पे लेके नहीं आना है, फेयर वैल्यू पे लेके नहीं आना। तो अगर फेयर वैल्यू सब में दिया रहेगा तो भी वो कंफ्यूज करने को दिया है, लो ही मत। समझा? दूसरा, हर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये दो को छोड़ देने का। बाद में आता है रिजर्व, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन। लॉन्ग टर्म, करंट, प्रोविजन सब कुछ टेक ओवर होगा, इंक्लूडिंग रिजर्व। हर रिजर्व टेक ओवर होगा, चाहे वो रिजर्व का नाम रिवैल्यूएशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सीआरआर है, डीआरआर है, पीएनएल है, जनरल रिजर्व है, कोई भी रिजर्व का नाम रहने दो, हर रिजर्व टेक ओवर होगा। ठीक है, सिर्फ दो चीज को छोड़ के बाकी सब टेक ओवर करना है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि उसके सामने नया शेयर मिलेगा। ठीक है, तो अपना पूरा बैलेंस शीट सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस को छोड़ के बाकी सब कुछ टेक ओवर होता है। ठीक है, इवन एक टाइम पे प्रेफरेंस को भी टेक ओवर किया तो भी चलेगा, ऐसा भी अपन इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। ये प्रेफरेंस को लायबिलिटी में लिखते हैं ना अपन, ठीक है, लेकिन अभी वो सब कॉम्प्लेक्सिटीज में जाते नहीं है। इक्विटी और प्रेफरेंस को छोड़ के बाकी सब कुछ टेक ओवर कर। ठीक है। सेकेंड, पीसी टू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर इन इक्विटी शेयर्स ओनली, और पीसी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी को सिर्फ इक्विटी ही देना है, उसको प्रेफरेंस नहीं चलेगा, डिबेंचर नहीं चलेगा, कैश भी नहीं चलेगा। प्रेफरेंस को तो लोग इक्विटी शेयर दो या प्रेफरेंस शेयर दो, दोनों में से कुछ भी चलेगा, कैश नहीं चलेगा। ठीक है, कैश कैन बी पेड ओनली फॉर फ्रैक्शन नंबर ऑफ शेयर्स। अगर फ्रैक्शन नंबर ऑफ शेयर्स है तो ही कैश दे सकते हैं, जैसे अगर नंबर ऑफ शेयर पॉइंट में आया, एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करो, ठीक है, और उसका अगर नंबर ऑफ शेयर पॉइंट में आया तो उसके लिए कैश दे सकते हो, बाकी कैश देने का नहीं। ठीक है।
बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनीज टू बी कंटिन्यूड बाय ट्रांसफरी कंपनी। तो अगर सपोज पी क्यू को टेक ओवर कर रहा है तो क्यू का जो बिजनेस है वो पी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो सपोज ये फॉर एग्जांपल ये होटल्स में है और ये रेस्टोरेंट्स में है, ठीक है, होटल्स यानी एकोमोडेशन वाला, ठीक है, वो होटल्स में है और ये रेस्टोरेंट में है, दोनों ने मर्ज करने का डिसाइड किया, तो इसके होटल में इसका रेस्टोरेंट्स कंटिन्यू चलना चाहिए, यानी कि वो रेस्टोरेंट बिजनेस बंद नहीं करना। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व्स टू बी कंटिन्यूड। आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व टू बी कंटिन्यूड यानी कि रिजर्व पी के सॉरी क्यू के बुक में जो रिजर्व का नाम रहेगा वही सेम नाम पी के बुक में कंटिन्यू करना है। यानी कि अगर इसके बुक में सपोज कैपिटल रिजर्व था और यहाँ पे इसने टेक ओवर किया, क्योंकि रिजर्व भी टेक ओवर होता है ना, तो टेक ओवर करने के बाद इसका नाम इसे चेंज कर दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व रख दिया, तो वैसे नहीं चलेगा। जो रिजर्व का नाम है वही सेम रिजर्व का नाम इसको भी कंटिन्यू करना है। अपने रिजर्व का नाम जो पहले से चल रहा था पी का खुद का रिजर्व वो कंटिन्यू करो, जो रिजर्व क्यू से टेक ओवर किया वो वही नाम से पी को कंटिन्यू करना। रिजर्व का आइडेंटिटी चेंज नहीं करना है, यानी कि पी ने को जनरल रिजर्व में डाल दिया वगैरह, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है। डिफरेंस दैट इज एन ए माइनस पी सी विल बी आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एन ए माइनस पी सी जो भी आएगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में दोनों को लिखना। ठीक है। ये ए स्पॉटिंग में और इस पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ए स्पॉटिंग में ये जो एन ए माइनस पी सी आता था वो पी एन एल या जनरल रिजर्व में एडजस्ट कर देगा। इन डेज में इसने बोला है कि दोनों को गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ही एडजस्ट करना है। ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व आया तो अदर इक्विटी में जाएगा और गुडविल आया तो असेट में जाएगा। ठीक है। अब ये पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर अपन एनए सोचे तो एनए विल बी इक्वल टू इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर। बैलेंस शीट का असेट्स, उस पे इवन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट बैलेंस सब कुछ लेना है, तो पूरा असेट साइड आएगा, उसमें से हर लायबिलिटी इंक्लूडिंग रिजर्व, रिजर्व को भी माइनस करना है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बचेगा क्या? इक्विटी और प्रेफरेंस का टोटल वही बचेगा। आया समझ में? ठीक है। तो असेट प्लस पीएनएल डेबिट प्लस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये अपना होगा टोटल असेट लेस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस एंड ऑल रिजर्व्स। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बचेगा क्या? तो बचेगा सिर्फ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। समझा? तो अपन ये वाला ही फॉलो करेंगे, इतना सारा क्यों दिखे। ठीक है। सेकंड आएगा पीसी, ये अपने को सब में गिवन रहेगा। कैसे गिवन रहेगा? इस पर आईवी वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आईवी में फेयर वैल्यू वगैरह लेना पड़ता है। तो आईवी मेथड नहीं रहेगा, एक्सचेंज रेशियो दिया रहेगा या तो फ्लैट पीसी गिवन रहेगा, जैसे अभी मैक्सिमिनी में हुआ कि 5 करोड़ शेयर इश्यू करेगा वैसे। ठीक है। तीसरा आएगा डिफरेंस एन ए माइनस पीसी, तो अपने को मिलेगा आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है। ये होगा एनएपीसी डिफरेंस। अभी नेक्स्ट, एंट्रीज इन सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी के बुक में एंट्रीज, इसमें जो चेंजेस है वो मैं लिखता हूं। तो स्टेप 1 में ट्रांसफर रिजर्व्स पीएनएल डेबिट बैलेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इक्विटी में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी टेक ओवर हो रहा है। असेट लायबिलिटी टेक ओवर होता है तो अपन उसको रियलाइजेशन में डालते हैं। तो इस पे रिजर्व भी टेक ओवर हो रहा है, पीएनएल भी टेक ओवर हो रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी टेक ओवर हो रहा है, तो ये सबको रियलाइजेशन में डाल देने का।
इक्विटी शोल्डर में डालना नहीं है, ठीक है। यानी कि नॉट टू बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शोल्डर में ट्रांसफर नहीं करना है। रिमेनिंग स्टेप्स नो चेंज, ठीक है। बाकी का जो स्टेप्स है वो सब कुछ सेम। नेक्स्ट, एंट्रीज इन परचेसिंग कंपनी, नो चेंज एक्सेप्ट इन एंट्री 1 asset debit, P&L debit, miscellaneous debit, to liabilities, to reserves, to equity share सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी कि पीसी, और डिफरेंस आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये एनएस है, ये एनएस, यानी कि रिजर्व को भी टेक ओवर करेंगे तो रिजर्व को भी लिखना है, पीएनएल डेबिट बैलेंस टेक ओवर किया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टेक ओवर किया, वो भी लेना, और सब कुछ आएगा बुक वैल्यू पे, क्योंकि फेयर वैल्यू अपने को लेना ही नहीं है। आया समझ गए, ठीक है। ओके, चलो तो ये लिख लो, तुम लोग पहले क्या करो, ये लिखो और उसके नीचे बाद में ये लिखो।